हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे घटना चक्र सीरीज़ 2022 की, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस प्री 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे यहाँ पर। तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे और इस पर ये आज लगभग 10 से 12वीं क्लास होगी। और जिन लोगों ने अभी तक बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और इंडियन पॉलिटी की लगातार वहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसके बाद बाकी चीज़ों को भी हम ख़त्म करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन रहने पर सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक जो भारत से संबंधित हैं। जैसे कि आप देखेंगे, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। यानी जो इसका महत्व था वो किसने बताया था? राधा कृष्णन ने बताया था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक होता है। हमारे झंडे के मध्य में जो सफ़ेद रंग है वो हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। वहीं हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, यानी कि हम पर्यावरण की रक्षा करने पर भी जो है कि प्रण लेते हैं, जिस पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित होता है। देखते हैं, जो सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र जो कि धर्म के राज का प्रतीक होता है, यानी कि धर्म मतलब किसी हिंदू, मुसलमान या इस्लाम धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य हो, यानी एक नेता के लिए, एक सरकार के लिए जनता की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और चक्र प्रगति की प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक होता है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों में है, पट्टियों में विभाजित है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ध्यान देना, पहले लंबाई है फिर चौड़ाई है, तो 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग है जो साहस के प्रदर्शन, और बीच में श्वेत यानी शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है। वहीं सबसे नीचे जो कि हरी रंग की है वो उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन करता है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, और जिसका प्रारूप हमने सारनाथ वाराणसी अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया है। कहाँ से? सारनाथ यानी बनारस से। यह न्याय का प्रतीक है। और पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। आज जो हम राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं उसे 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकृत किया गया था, और उसका निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया साहब ने। भारत का राज चिन्ह जो कि प्रतीक है, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में एक सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, यह भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया, और इसको जो गाने की अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? 52 सेकंड। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार इसे राष्ट्रगान को गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। इसी गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को शास्त्रीय जो है कि वो मिला था। क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया? आनंद मठ से। और इसको सबसे पहले 1896 में पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, और यह जो अधिवेशन था यह भी कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित होता है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। चैत माह से इसकी शुरुआत मानी जाती है, अंतिम माह फागुन होता है। चैत माह क्या होता है? चैत का महीना सामान्यतः मार्च के महीने को कहा जाता है, और फागुन का महीना सामान्यतः फरवरी के महीने को कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है वो सामान्यतः मार्च से शुरू होता है और फरवरी पे आके ख़त्म होता है। लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। कौन सा होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर, जो जनवरी से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होता है? आपके दिसंबर पर जाके ख़त्म होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत माह की शुरुआत देखिए 22 मार्च को मानी जाती है, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च, यानी सामान्य भाषा में मार्च में कह सकते हैं। गंगा की डॉल्फिन जिसका नाम प्लेटानिस्टा है, गंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे घोषित किया गया है। और वहीं भारतीय मोर जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, ये हमारा भारतीय पक्षी जो है कि राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। और बाघ को, जिसको हम पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, इसको राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी,
राष्ट्रीय प्रतीक, इन सभी चीज़ों पे हमने विस्तार से चर्चा की। वर्ष 2008 में भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस जो कि 15 अगस्त को हुआ, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को, गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। कमल को राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है, आम को राष्ट्रीय फल कहा जाता है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। अब आपको एक और प्रश्न का जवाब देना है मेरे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय पुष्प किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को जो है कि अपनाया गया था, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत प्रश्न पूछे गए हुए हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का जो वादन होता है यानी कि गायन कितने सेकंड में होता है, तो 52 सेकंड इसके लिए ऑफिशियली मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत किया गया है। तो 26 जनवरी 1950 से जो है कि अंगीकृत किया गया, जो कि अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। वर्तमान में जो नई संसद बना रही है उसके ऊपर भी सिंह स्तंभ का जो है कि अभी अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके पीसीएस में। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को जो है कि पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 21 तीलियां होती हैं, गलत, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है, 3:4 नहीं दोस्तों, 3:2 होता है, वो भी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया। तो फिर रिपीटेड प्रश्न है, जुलाई 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस। और यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, यानी कि बाघ परियोजना, जो कि 1973 में शुरू की गई है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो राष्ट्रीय पुष्प जो है कि भारत का कमल है, और मैं आपको बता दूं कि यूपी का जो राष्ट्रीय मतलब राज्य पुष्प माना जाता है उसको हम पलाश कहते हैं। कैसा कहते हैं, पलाश उस पुष्प का नाम है जो यूपी का राष्ट्रीय पुष्प राज्य पुष्प है, राज्य का पुष्प माना जाता है। आप लोग इमेज देख सकते हैं और आपके अक्सर घरों में या आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मोर है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो चक्र जो है कि न्याय का प्रतीक है, कि यानी कि समय के साथ सभी का न्याय जरूर होता है सभी के साथ। तो जो चक्र है हमारा नीले रंग का सफ़ेद पट्टी पे 24 तीलियां हैं उसमें, वो न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या यानी तीलों की जो संख्या है वो 24 है। 24 तीलियां होती हैं हमारे किसमें, राष्ट्रीय ध्वज के उसमें जो चक्र होता है उसमें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, गलत, हमने तो अभी पढ़ा था शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, न तो पहला सही है न दूसरा। और ऐसे प्रश्न देखिए बनाए गए हैं यूपी पीसीएस प्री 2019 में। अगर हम कहें, देखिए इसको जो अपनाने का वर्ष है वो है 22 मार्च 1957 को जो है कि अपना लिया गया था, और सामान्यतः इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। और अब हम यहाँ पे एक और नया टॉपिक इसी में ऐड करेंगे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि राज्य और यूनियन टेरिटरीज, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे जो है कि। जैसे अगला प्रश्न है आपका, मतलब यहाँ पे टॉपिक्स में देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश बने, एक तो भारत और एक पाकिस्तान बना। रियासतों के समक्ष, जो देसी रियासतें थी उनके समक्ष 3 विकल्प रखे गए कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देसी रियासतें थी, जिनमें से 549 तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो ज़्यादा आनाकानी कर रही थी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। फिर हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इन तीनों को जो है कि ठिकाने लगा चुके थे। बाद में इन्होंने ऐसा ठिकाना लगाया कि देखिए हैदराबाद में तो पुलिस कार्रवाई करवाई, और वहाँ पे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। तो इस तरीके से हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई हुई, ये प्रश्न पूछते हैं। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा जो है कि भारतीय संघ में शामिल
किया गया। मैं आपको बता दूं, जो जूनागढ़ है वो गुजरात राज्य में आता है, तो इसलिए वहाँ के क्षेत्र के आसपास देसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों और क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। जैसे भाग ए, जिसमें वो राज्य थे जहां ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था। भाग बी, जिसमें राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन चलता था। भाग सी, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, जिसमें 4 राज्य आते थे। और भाग डी, जिसमें अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। लेकिन आगे चल के जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति। कहने का मतलब हो गया कि जो दूसरा अनुच्छेद है वो तो जब हम भारत से बाहर किसी राज्य को या किसी क्षेत्र को प्राप्त करते हैं, जैसे बांग्लादेश से हमने कुछ गांव लिए, तो उसमें रहने वाले लोगों का जो निर्माण होगा वो भारत आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगी। लेकिन यहीं जैसे आपके आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया गया, उत्तर प्रदेश को अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया, तो जब ऐसे जो भारत में पहले से राज्य थे उनके कुछ सीमाओं को तोड़ मरोड़ के जो है कि एक नया राज्य बनाया जाता है, तो इसके लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। तो इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं इन इंडिया और आउट इंडिया। आर्टिकल 2 आउट इंडिया में प्रयोग होता है, यानी भारत के बाहर किसी राज्य को जब हम प्राप्त करते हैं तो, और इन इंडिया मतलब जो भारत के अंदर पहले से ही राज्य एग्जिस्ट करते हैं उसमें हम जब कोई अंतर करते हैं या उसकी सीमा बनाते हैं, नया राज्य बनाते हैं, तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः संसद इसके लिए साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। और भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देती है कि वह नए राज्यों को बनाने, उनमें परिवर्तन करने और नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों के कदम उठा सकती है। मतलब राज्यों की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि हम राज्यों से पूछें कि हम आपका विभाजन करें या ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस अपनी मर्जी से वो कर सकती है आवश्यकता के अनुसार। और इस संशोधन को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, केवल एक सामान्य संशोधन माना जाएगा। वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 28वां राज्य तेलंगाना है। वहीं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। इसी मामले को लेकर आगे फिर जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी 1948 में, इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। अगर हम भाषा के आधार पर करेंगे तो हमारे भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे फिर हमारे स्टेट बन जाएंगे, छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे जिनका विकास होना बहुत मुश्किल है। इसी के आगे दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए एक जेवीपी समिति गठित की गई। जेवीपी मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नाम थे। ये दिसंबर 1948 में आते हैं और इन्होंने भी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा औपचारिक रूप से कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। इन्होंने तो यह कहा। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे। इसी आयोग की अनुशंसा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। क्या किया गया? 1956 में लागू किया गया। तो किसकी अध्यक्षता? फजल अली की अध्यक्षता में थे और फजल अली के साथ 2 और सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर, एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। और इसी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में फिर लागू किया गया। अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं आपके कि कौन सा स्टेट को कब जो है कि बनाया गया, कौन से स्टेट का निर्माण कब किया गया। तो इससे संबंधित हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। वहीं गुजरात का जो गठन हुआ वो 1 मई 1960 को हुआ। फिर नागालैंड का जो गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को हुआ। फिर हरियाणा का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को और हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। वहीं मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को। अब मैं आपको यहीं रोकूंगा कि पहले हम इन 6 को समझते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं इनको। तो देखिए, अगर आपको डेट याद होती है दिन के साथ, महीने के साथ, तो अच्छी बात है,
नहीं तो आपको ईयर याद रखना है। जैसे पहले पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों ही अलग बनते हैं एक साथ जो है कि, तो 1960 हो जाता है। वहीं नागालैंड सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले नागालैंड को ही अलग किया गया 1963 में। हरियाणा और पंजाब ये दोनों भी अलग बनते, चंडीगढ़ अलग होता है इसी समय 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में, और मेघालय जो कि सेकंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो 1972। और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट एक साथ बनते हैं। अगर आप देखेंगे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों ही 21 जनवरी 1972 को एक अलग स्टेट के दर्जे को प्राप्त करते हैं। सिक्किम को 16 मई 1975। वहीं मिजोरम की बात करेंगे तो 20 फरवरी 1987। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यह भी 20 फरवरी 1987। लेकिन गोवा जो है कि 30 मई 1987। लेकिन तीनों को ही अगर हम याद करें तो तीनों की ही जो डेट है वो 1987 ही मानी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ आपका नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना सबसे लेटेस्ट स्टेट माना जाता है। 2 जून 2014 को इसका निर्माण किया गया। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं हम। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। देखिए भारत और इंडिया यही 2 नाम केवल हमारे संविधान में, वैसे तो हम इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, लेकिन हमारे जो संवैधानिक दस्तावेज हैं उसमें केवल इसको भारत अर्थात इंडिया जो कि संघ, मतलब इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में इस तरीके से उल्लिखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का प्रथम अनुच्छेद भारत क्या कहता है? कि भारत राज्यों का यूनियन है। ध्यान देना, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन या समूह ये तीनों ही वर्ड गलत हैं। संविधान में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि इंडिया, संविधान में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसको यूनियन कहा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और यहाँ पे जो संघ वर्ड है वो यूनियन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भाई नया राज्य बनाने का अधिकार जो है कि आर्टिकल 3 को माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 2 के तहत भी होता है, लेकिन वो तब होता है जब भारत के बाहर से कोई देश हमें जो है कि कुछ क्षेत्र या कोई भूमि या गाँव जब देगा तब बनेगा ना। लेकिन सामान्यतः तो हम भारत के अंदर जो अधिक से अधिक विखंडन करते हैं, नए राज्य बनाते हैं, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, और इसकी जो गठन की शक्ति है इसको हम सामान्य विधेयक से भी हम पास करेंगे, साधारण विधेयक से ही पास कर देंगे। इसके लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग करना की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, संसद को प्राप्त है यह शक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को या केंद्र सरकार को। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, संसद को यह शक्ति प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को। सही ऑप्शन हो जाएगा संसद। संसद को ही भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार है। और अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? यहाँ फोकस करना नहीं पे। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। देखिए पहली अनुसूची में तो बिल्कुल कंपलसरी रूप से होगा, लेकिन अगर कुछ सीटें वहाँ से राज्यसभा में जाती हैं विधानसभा के रूप में, तो वहाँ पे भी संशोधन करना पड़ेगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान के संशोधन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसको एक सामान्य संशोधन या साधारण संशोधन माना जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जा सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो सिंपल सी बात है, साधारण बहुमत। हमने बिल्कुल पढ़ा था कि एक नया राज्य बनाने के लिए हमें एक साधारण बहुमत की आवश्यकता है और कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है,
भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधायक को यानी विधेयक को पारित होना अनिवार्य। संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन। नए राज्य के लिए हम किसी अन्य राज्य से कोई परमिशन नहीं लेते, पहला गलत। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। संसद को 2/3 बहुमत चाहिए, बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि केवल और केवल साधारण बहुमत चाहिए। पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। भारत संघ नहीं है, लिखा है भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो आर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पे बात आती है कि भारत संघ नहीं है, तो गलत, भारत संघ भी है जो है कि। तो डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है, देखिएगा अब यहाँ लिखा है हिंदी में, अगर हम देखें भारत संघ नहीं है तो इसको गलत माना जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है यहाँ पे प्रश्न में फेडरेशन दिया होगा, लेकिन हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यूनियन, आप लोग ऐसे हिंदी वाले प्रश्नों वाले बच्चों खासकर आप ध्यान दीजिएगा कि एक बार इंग्लिश में ज़रूर इस चीज़ को देख लें कि क्या कहा गया है एग्जैक्ट। अगर इंग्लिश में फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर किया गया है तो आपको उत्तर को गलत कर देना है, लेकिन अगर यूनियन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो आपका आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है किसकी? राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, या राज्य की नहीं। तो देखिए यहाँ पे राज्य की नहीं, मतलब सहमति की आवश्यकता राज्य की नहीं होती है। आगे देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कौन से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो क्या नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा के कर सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा के यह भी कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके यह भी कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर लेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो है कि गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, बिल्कुल, उन क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, यह भी, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, यह भी, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल नंबर 2 के तहत किया जाता है, न कि 3 के तहत। तो ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2020 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त होता है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, बी ऑप्शन भी इस करेक्ट है। और अगला अगर हम देखते हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे सभी तीनों ही स्टेटमेंट सही माने जाएंगे, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आएगा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सुरक्षा क्यों मिलेगी, बल्कि आपकी स्वतंत्रता रोक दी जाएगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और कितने संघ राज्य बनाने की सिफारिश की थी? तो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी फजल अली आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? अब ये 2002 का प्रश्न है, लेकिन आज हम अगर देखते हैं तो हमारे पास 28 जो है कि राज्य हैं, और साथ ही साथ क्या है कि 8 यूनियन टेरिटरीज भी हमारे यहाँ हैं। तो ये आपको याद रखना वर्तमान का। क्वेश्चन नंबर 20 है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो आज के हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 28 राज्य टोटल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ क्लास, और इसके बचे हुए प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।